नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को। पिछले दिनों MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में 12वीं भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन हुआ था। संसद में वक्ताओं के लिए कई विषय थे। एक विषय था लेस भारत मोर वेस्ट, द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ भारतीय सिनेमा, यानी भारतीय कम पश्चिमी अधिक बदलते रुझान भारतीय सिनेमा के। इस टॉपिक पर मैंने भी थोड़ा काम किया। अब चूंकि रिसर्च हो चुकी थी तो जाहिर है कि इसे आपके सम्मुख लाना लाजमी था। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आने से पहले उनकी टीम को एक बात ने पूरी रात जगाए रखा। उनके स्टाफ ने घंटों शोध किया, विभिन्न विकल्पों की कोशिश की और एक बार एक विकल्प को अंतिम रूप देने के बाद उन्होंने ओबामा को कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया, उन्हें तैयार किया। कौन सी बात परेशान कर रही थी राष्ट्रपति ओबामा को? उन्हें यह तय करना था कि भारत आने पर अपने भाषण में किस बॉलीवुड लाइन को बोलना चाहिए या कोट करना चाहिए। यह कोई हंसी की बात नहीं थी, क्योंकि उनके भारतीय समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्टैंडर्ड स्थापित किया था जब कुछ महीने पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दर्शकों को अलविदा कहकर मंच से नीचे उतरने से पहले फिल्म स्टार वॉर्स की लाइन बोलकर, क्या थी वो लाइन? May the force be with you. May the force be with you, उससे अपना भाषण समाप्त किया था। जबकि एक्समैन स्टार ह्यू जैकमैन मंच पर उनके बगल में खड़े थे और तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी जिंदाबाद के नारों से सारा स्टेडियम गूंज रहा था। ओबामा की टीम भी वैसा ही कुछ चाहती थी। अंत में 1994 की हिंदी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या DDLJ की एक लाइन या कोट को ओबामा के भाषण का हिस्सा बनाया गया। मगर 20 साल से अधिक समय तक मुंबई के एक ही सिनेमा हॉल में चलने वाली फिल्म DDLJ एक अपवाद है। इट्स मोर एक्सेप्शन देन द रूल। तो फिर हिंदी सिनेमा में आज फिल्म प्रोडक्शन का रूल क्या है और इसे कौन रूल कर रहा है? डालते हैं एक नजर कि क्यों भारतीय सिनेमा आज भारतीय कम और पश्चिमी ज्यादा हो गया है। और मेरी चर्चा मूल रूप से हिंदी सिनेमा पर ही केंद्रित होगी। पिछली पीढ़ी की फिल्मी हस्तियां, लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिन्हें अनिवार्य रूप से मुंबई सिनेमा उद्योग को अपनी उन्होंने पहचान दी, वे सभी फिल्मी दुनिया के बाहर के थे। उनके पास वास्तविक जीवन की कहानियां बताने के लिए अनुभव था। उनमें से बहुत कम लोग मुंबई में पले बड़े थे। आज युवा फिल्म निर्माता जीवन के अनुभवों से नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के अनुभवों से शिक्षित हैं। मुंबई भी पहले जैसा नहीं रहा। यहां भी लोगों की जीवन शैली काफी हद तक पाश्चात्य हो गई है। अतः उनमें से अधिकांश के लिए ऐसी कहानी बताना संभव नहीं है जिसे पूरा भारत भी देखना चाहेगा या फिर उसकी परवाह करेगा। वे वेशभूषा, प्रकाश, शैली, शॉट मेकिंग और सतह पर जो कुछ भी उपलब्ध है उसके लिए पश्चिम की नकल करते हैं, लेकिन उनकी अधिकांश कहानियों में दिल नहीं है। उनमें से बहुतों ने वास्तव में अपनी दुनिया को हर किसी की तरह ही मानने पर विश्वास करना शुरू भी कर दिया है। नकली है, अविश्वसनीय है। मगर ऐसा भी नहीं है कि पिछली पीढ़ी बिल्कुल भी पश्चिम की नकल नहीं कर रही थी। सन 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय फिल्म उद्योग हॉलीवुड से प्रभावित रहा। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड हॉलीवुड का चीरहरण ही है। उस समय बॉलीवुड फिल्मों को दर्शक घरेलू मोर्चे पर चल रही समस्याओं से बचने के लिए देखा करते थे। सामाजिक मुद्दों से निपटने वाली कम फिल्में थीं। उनमें ज्यादातर रोमांटिक संगीत और मेलोड्रामा था। रॉक एंड रोल, ट्विस्ट और चाचा चा जैसे पश्चिमी रुझानों के डांसेस ने भारतीय फिल्मों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। पारंपरिक भारतीय पोशाक और नृत्य जो हमारी संस्कृति को व्यक्त करते थे, उन्हें हॉलीवुड के सेक्स और ग्लैमर द्वारा बदल दिया गया। महिलाओं को अधिक कंजूसी और तंग पोशाक पहने देखा गया था और कथक और भरतनाट्यम जैसे पारंपरिक नृत्य कम होते गए।
पिक्चराइजेशन के बदलते अनुक्रम को देखा, जहां पुरुष पात्र टैक्सीडो में है और फिल्म का मेन कैरेक्टर पियानो बजा रहा है। संगीत निश्चित रूप से भारतीय स्वाद का था, लेकिन फिल्म का लुक पश्चिम की नकल करने वाला था। हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने शेष भारत के दर्शकों की तुलना में बहुत अधिक नकली का सामना किया है। कितनी बेशर्मी से बॉलीवुड नाम को स्वीकार कर लिया हमने, जबकि अमिताभ बच्चन और आमिर खान इसे इस्तेमाल करने से नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें हमारी फिल्मों के पश्चिमीकरण का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला, फिल्म विज्ञापन, दूसरा, फिल्म सेटिंग और तीसरा, हिंदी फिल्मों में ब्रांड प्लेसमेंट का पश्चिमी प्रभाव। इसे साबित करने के लिए डालते हैं एक नजर यूरोपियन सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी को। देखा जाए तो आज भारतीय सुंदरता के हमारे मानक या स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। अन्य चीजों की तरह वो भी यूरोसेंट्रिक हो गए। मसलन गोरी त्वचा, दुबला पतला शरीर, सुनहरे बाल और नीली आंखें। इन मापदंडों ने एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में महिलाओं को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि सुंदरता केवल एक ही विचार है, और वो है बॉबी डॉल की तरह दिखने की अवास्तविक अपेक्षाएं। द साइज जीरो फिनोमिना। बॉलीवुड में आकार शून्य घटना का क्रम 2008 में शुरू हुआ, जब करीना कपूर ने काफी मात्रा में वजन कम किया और एक नए शरीर में दर्शकों के सामने आई। अन्य अभिनेत्रियों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और जल्दी ये आदर्श बन गया। उनके सामने अभिनेत्रियों की सुडौल आकृतियां चली गईं और यहां फिटनेस पर भारी जोर दिया गया। शरीर के आकार के बारे में पश्चिमी आदर्शों ने बॉलीवुड पर पकड़ बना ली और जल्दी ही अभिनेत्रियों ने फिटनेस वीडियो बनाना शुरू कर दिया और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर चर्चा करना भी शुरू किया। मुंबई के आहार विशेषज्ञ रोशनी पिठावाला ने कहा, बॉलीवुड और इंटरनेट एक्सेस, केबल टेलीविजन और विज्ञापन की वृद्धि भारतीयों के अपने शरीर को देखने के तरीके को बदल रही है। लेकिन 2014 तक आते आते साइज जीरो फिनोमेना की घटना कम हो गई, क्योंकि एक बार फिर सुडौल अभिनेत्री दृश्य की शोभा बढ़ा रही थी। रंगवाद या कलरिज्म। अगर पश्चिम के साइज जीरो फिनोमेना ने भारतीय फिल्मों पर अपना जादू चलाया, तो रंगवाद ने भी हमारे सिनेमा पर अपना कलर दिखाया। पिछले 2 दशकों में बॉलीवुड सुंदरता के यूरोपियन सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स, खासतौर पर लाइट स्किन के विचार से अधिक प्रभावित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गहरे रंग की भारतीय आबादी पर एक निश्चित टारगेट के साथ फेयरनेस क्रीम और लोशन की शुरुआत हुई। इस आदर्श का पता भारत की जाति व्यवस्था में लगाया जा सकता है, जहां निम्न वर्ग को अछूत के रूप में जाना जाता है, जहां की त्वचा का रंग गहरा होता है। पुरानी फिल्मों में भी अभिनेत्रियों ने गोरा दिखने के लिए अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगाया, पर यह फिल्म की गुणवत्ता के कारण किया गया था कि अभिनेत्रियां पूरी तरह से डार्क या पृष्ठभूमि में फीकी नहीं लगे, क्योंकि उस जमाने में सेल्यूलॉइड पर सब काम होता था और यह रिक्वायरमेंट था। पहली फेयरनेस क्रीम 1976 में लॉन्च हुई थी और इसे फेयर एंड लवली का नाम दिया गया। यह क्रीम विभिन्न अनुप्रयोगों में विस्तारित हुई, जैसे लोशन, साबुन और क्रीम। इन उत्पादों का प्रचार न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव हैं जो आपकी त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे त्वचा की एलर्जी, गंभीर मुहासे। इन क्रीमों को डार्क स्किन के इलाज के रूप में विज्ञापित किया गया और महिलाओं को आश्वस्त किया गया कि उन्हें शादी के लिए उम्मीदवार के रूप में माना जाने के लिए निष्पक्ष और सुंदर होना चाहिए। इन उत्पादों को बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों द्वारा प्रचारित किया गया, जो अपनी त्वचा को रोशन कर रहे हैं और अनिवार्य रूप से ये संदेश भेज रहे हैं कि हल्की त्वचा, लाइट स्किन अधिक आकर्षक है। ये भारतीय डेटिंग साइट जैसे शादी.com पर भी प्रमुख हैं, जहां विज्ञापनों में प्रचारित महिलाओं की कांस त्वचा या घुंघराले या घने बाल नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लोग फेयरनेस के जुनून के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करने से इनकार कर रही हैं। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री का कहना है, मुझे बहुत दुखद लगता है और मुझे बेहद अपमानजनक लगता है, क्योंकि हम खूबसूरत लोगों का देश है। महिलाओं के साथ यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह की क्रीमों से उनका आत्मविश्वास और आत्ममूल्य छीन लिया गया है। मैं इसका विरोध करती हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है कि कई सेलेब्स इसका समर्थन करते हैं। एक सवाल अभी भी निहित है कि गोरी त्वचा के प्रति इस जुनून का आखिर कारण है क्या? यह स्थिति है, यह सुंदरता के यूरो केंद्रिक स्टैंडर्ड्स हैं, या ये बॉलीवुड की अपनी तीसरी दुनिया के देश की स्थिति से मुक्त होने की इच्छा है, या ये गोरी महिलाओं की छवियां हैं जो मीडिया पर हावी हैं और गहरे रंग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की कमी है। जब डार्क कलर के लोग अंततः किसी पत्रिका के कवर या किसी ब्रांड के चेहरे पर शोभा बढ़ाते हैं, तो पत्रिका के संपादक उनकी त्वचा को हल्का करने के लिए डिजिटल हेर फेर का उपयोग करते हैं और बदले में उन्हें सफेद धो देते हैं। जरूरी नहीं कि इंटेग्रिटी, सच्चाई या वफादारी बॉलीवुड का हिस्सा हो,
क्या बिकता है और क्या नहीं, सारा खेल इसी बात पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि कहानी कहने में ईमानदारी की कमी है जो हिंदी भाषा के सिनेमा से आ रही है। अधिकतर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की कहानियों के लिए केवल विदेशी फिल्में देखते हैं और उनका अपना कोई वास्तविक दिलचस्प जीवन भी नहीं होता है जिसके माध्यम से वे खोजे गए महान सत्य को हमारे साथ साझा करें। यह उदासीनता है, आलस्य है, पर जाहिर तौर पर यही सब कुछ बिकता है। लोग पश्चिमी वस्तुएं देखना चाहते हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। जब आप मॉल में जाते हैं ना, तो वहां भी आपको पश्चिमी पोशाक ब्रांडों में घसीटा जाता है। बॉलीवुड किसी भी संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, चाहे वो भारतीय हो या नहीं। वे स्वयं एक अति पश्चिमी जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं और जो भारतीय संस्कृति को पसंद करता है उसका उपहास होता है, ये जानने के बाद भी कि भारत एक विविध देश है। उनकी पश्चिमी मानसिकता और यही उनकी फिल्मों के माध्यम से प्रचारित भी होता है। कुछ ही निर्देशक भारतीय संस्कृति और इतिहास पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन वो पक्ष भी व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से उतना सुरक्षित नहीं है। हम सभी ने देखा कि रिलीज से पहले पद्मावत और मणिकर्णिका जैसी फिल्में कैसी रहीं और अभिनेत्रियों पर सुरक्षा के मुद्दे लाए हैं। यह भी एक कारण है कि बड़े निर्देशक इन विषयों को आसानी से नहीं छूते। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि साउथ इंडियन सिनेमा के सामने हिंदी फिल्म उद्योग अपने प्रमुख प्रोडक्शन हाउस, मेगा स्टार और मार्केटिंग कौशल के बावजूद एक कमजोर प्रतियोगी साबित हो रहा है। मीडिया एंटरटेनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 62% सदर्न सिनेमा की ओर से था। ऑल सेड एंड डन, लो बजट की हिंदी फिल्में जो बी और सी टाउन में बन रही हैं, वहां की कहानियां सुना रही हैं, वे काफी हद तक हमारी मिट्टी से जुड़ी हैं और अच्छा व्यवसाय भी कर रही हैं। मगर वे अपवाद हैं। हिंदी सिनेमा के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को अब यह समझना होगा कि स्टार सिस्टम के दिन लद गए और ओटीटी ने आकर सारे समीकरण बदल दिए हैं। जितना जल्दी हो सके हिंदी सिनेमा के निर्माता इस सच्चाई को समझ लें तो उतना ही उनके लिए बेहतर होगा।